हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकीलाल का कॉमिक विशेषांक दर्शन दो यमराज का चौथा और अंतिम भाग। अरे तुम सब इतनी रात के क्या हो गया? किसी ने हमारी चिता का प्रबंध कर रखा है बांकीलाल। कोई हमारा दाना पानी उठाने के चक्कर में है, कोई हमारी स्त्रियों को जबरन में श्वेत वस्त्र पहनाना चाह रहा है। अब शकुन के काले साए हमारे ऊपर मंडरा रहे हैं। कोई हमारी समाधि बनाने की नींव रख रहा है, कोई हमारी तस्वीर पर अगरबत्ती जलाने की फिराक में है। राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। अबे क्या हुआ क्या? मैं बताता हूँ बाकीलाल। हम सभी को यह संदेशा मिला है, जो बनेगा राजा उसका बजेगा बाजा। चेतावनी दे रहा हूँ एक ही बार, जो बना राजा उसे मारेगा राजा मार। हम सबको भी ये पत्र मिला है, कोई राजा मार हमारी जान के पीछे पड़ा है। हमें बचाओ बाकीलाल। आप लोग घबराइए मत, ये ज़रूर किसी की शरारत है। मैं पहरेदारों की संख्या बढ़ा देता हूँ, आप लोग निश्चिंत होकर जाएं। ठीक है बाकीलाल, तुम कहते हो तो हम जाते हैं। सबके जाने के बाद कौन है ये राजा मार और क्यों करना चाहता है राजा की हत्या? संभल कर बेटा बाके, तेरी नज़र भी राज सिंहासन पर है, कहीं तेरे राजा बनने के बाद तुझे ही न टपका डाले ये राजा मार। क्या सोच रहा है बाकीलाल? सेनापति बरखब तू पूरी दुनिया को मूर्ख बना सकता है पर मुझे नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यह सब तेरा ही किया धरा है, पर याद रख, इस बार तेरी एक एक हरकत पर मेरी नज़र रहेगी। अगर मैं राजा नहीं रहा तो तुझे भी राजा नहीं बनने दूंगा। बस तेरी एक गलती और मेरी तलवार और तेरी गर्दन, याद रखना। कम बखत का मारा मरखब मुझे धमकी चेप गया। यह राजा मार की समस्या हल हुई नहीं और ये नई मुसीबत सिर पर आ गई। संभल कर बेटा बाके, तेरे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं लग रहे। अगले दिन ओम शंभु। अरे बाकीलाल तुम? जी महाराज, आज से आप हमारे महाराज हो, अतः आपकी सेवा और सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। सुरक्षा? पर क्यों? राजा की जान को हजार खतरे होते हैं महाराज, और महाराज का विश्वास पात्र होने के कारण मेरा कर्तव्य है कि आपकी रक्षा जान देकर भी करूं। और फिर राजा मार वाली घटना के बाद सावधानी आवश्यक है। कह तो तुम ठीक रहे हो बाकीलाल। चलो मैं ज़रा नित्य क्रिया और स्नान के लिए जाऊं, फिर पूजा भी करनी है। ठहरिए महाराज। क्या हुआ बाकीलाल? पहले मुझे नित्य क्रिया और स्नान करने दीजिए। तुम मेरे स्नानगृह में? हाँ महाराज, पता नहीं अंदर मौत का कैसा जाल बिछाओ, इसलिए पहले मैं अंदर जाऊंगा फिर आप। पूजा अर्चना के बाद ये रहे आपके राशि वस्त्र और मुकुट, इसे धारण कीजिए महाराज। परंतु ठहरिए महाराज। क्या हुआ बाकीलाल? इसे पहले मैं पहनूंगा। परंतु क्यों? शत्रुओं का क्या भरोसा, वस्त्र या मुकुट के अंदर अंदर जहरीला लेप लगा दिया हो। क्या कह रहे हो बाकीलाल? ऐसा भी होता है क्या? कुछ भी संभव है महाराज। ठीक है, तुम इसे पहन के देख लो। बेटा महामंत्री, हमेशा मुझे संकटों में फंसा कर प्रसन्न होता था ना। तेरी तो मैं ऐसी बीन बजाऊंगा कि तू 7 जन्मों तक भूल नहीं पाएगा। और फिर राज दरबार में बोलो, कब्र में पांव लटकाए हमारे महामंत्री महाराज धर्म सिंह की जय। इससे पहले कि धर्म सिंह सिंहासन पर बैठ पाता। ठहरिए महाराज। क्या बात है बाकेला? सिंहासन पर पहले मैं बैठूंगा? है हाँ, पहले तुम बैठो। और फिर आरंभ हुई राज दरबार की कार्रवाई। आज की पहली सुनवाई है गंगू तेली बनाम राजा भोज की। गंगू तेली और राजा भोज हाजिर हो। हुजूर, मेरा नाम गंगू तेली है, पर मैं तेली नहीं माली हूँ। हुजूर, मेरा नाम राजा भोज है, पर मैं राजा नहीं आवारा हूँ। यह रोजाना मेरे बगीचे के आम खा जाता है। यह झूठ है, मैं आम जरूर खाता हूँ पर इसके बगीचे से नहीं। झूठ मत बोल, तू झूठ मत बोल। तू झूठा नहीं, तू झूठा। खा अम्मा की कसम, तेरी अम्मा की कसम। अब चुप। अगर एक भी शब्द और बोला तो 10-10 कोड़ों की सजा दूंगा दोनों को। महाराज, अब आप ही इनका फैसला करें। कौन सा फैसला? मुकदमे का फैसला? कैसा मुकदमा? वो हमारी तबीयत कुछ सही नहीं है, तुम ही कर दो फैसला। जैसा आप कहें महाराज। राजा भोज, तुमने कहा कि तुम आम तो खाते हो इसके, पर इसके बगीचे से नहीं, फिर कहाँ से? आम की जो डालियाँ बगीचे के बाहर होती हैं वो मैं पत्थर मारकर तोड़ देता हूँ, फिर खाता हूँ। चूंकि वो आम बगीचे की सीमा के बाहर है, इसलिए उस पर इसका हक नहीं है। यह तो अन्याय है महाराज। जब पेड़ बगीचे के अंदर है तो उसका फल भी बगीचे का ही माना जाएगा। ऐसे कैसे माना जाएगा? जिस जमीन पर फल गिरेगा फल उसके मालिक का, और चूंकि फल बगीचे की सीमा के बाहर राजपथ पर गिरा, इसलिए जो उसे लेगा फल उसका। शांत हो जाओ। दोनों की दलीलें सुनने के बाद राज दरबार इस नतीजे पर पहुंचा है कि राजा भोज ने जो आम खाए वो गंगू के बगीचे की सीमा से बाहर के थे, इसलिए राजा भोज को गंगू को कोई मूल्य नहीं देना। मगर फल राजपथ पर गिरा था, सो ये राज्य की संपत्ति है, इसलिए राजा भोज को राज दरबार को इसका मूल्य चुकाना होगा। चूंकि फल गंगू के बगीचे के पेड़ का था, इसलिए उसके नुकसान की क्षतिपूर्ति राज्य करेगा। राज दरबार की कार्रवाई के बाद महाराज, प्रथा के अनुसार आपको कुलदेवी नोकिया देवी के मंदिर जाना है। आप तैयार हैं ना? हैं हाँ, हम तैयार हैं।
परंतु जाने से पहले मैं कुछ ज़रूरी हिदायतें आपको देना चाहूँगा महाराज। कैसी हिदायतें? कुलदेवी का मंदिर राज्य की सीमा के पास पहाड़ियों के ऊपर बना है। हाँ, मुझे पता है, परंतु आपको ये नहीं पता कि दुष्कर पहाड़ी इलाका होने के कारण उस तरफ की सीमा पर हर स्थान पर सैनिक नियुक्त नहीं है। शत्रु देश के घुसपैठिए अक्सर इसका लाभ उठाकर अंदर प्रवेश कर जाते हैं और गुप्त हमले कर जान माल का भारी नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, कुलदेवी के मंदिर के अंदर आपको अकेले ही जाना होगा, वो भी बिना किसी सुरक्षा के। वहां शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। क्या कह रहे हो बाकेलाल? सच कह रहा हूं महाराज, इसलिए मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं ताकि आप शत्रुओं के किसी भी आकस्मिक हमले से बच सकें। किसी अज्ञात स्थान पर भेदिया खबर लाया श्रीमान। क्या खबर है भेदिया? बहुत अच्छे। क्या वो कमीना बाकेलाल भी उसके साथ है? नहीं श्रीमान, वो अकेला ही जा रहा है। बहुत अच्छे, राजा मार को भेज दो। धर्म सिंह उस मंदिर से बचकर नहीं निकलना चाहिए। अब पूरा होगा मेरा प्रतिशोध। राजमहल के एक एक कर्मचारी को चुन चुन कर मारूंगा, चाहे वो मंत्री हो या संतरी, और अंत में मरेगा वो शख्स जो मेरी इस दशा का उत्तरदायी है। कौन है वो शख्स जिससे आप इतनी घृणा करते हैं श्रीमान? आप हैं कौन और क्या हुआ था आपके साथ? आपने अपने बारे में आज तक कुछ नहीं बताया। बताऊंगा, परंतु अभी नहीं। अभी भेद खोलना ठीक नहीं है। यहाँ से आगे का रास्ता आपको अकेले और पैदल ही पार करना पड़ेगा महाराज। है? हाँ, पता है। हे प्रभु, रक्षा करना। भक्त की जान अब तुम्हारे हाथ में है। बेटा महामंत्री, जान तो तेरी मेरे हाथों में ही है। जानता हूँ बेटा बाके, तू आसपास ही छुपा बैठा होगा। एक बार तुझे रंगे हाथों पकड़ लूँ, फिर तुझे सूली पर न लटकवाया तो मेरा नाम भी मरखप नहीं। मंदिर के अंदर बाके ने कहा था कि मंदिर का भारी और विशाल घंटा सावधानी से बजाना। हो सकता है उसे स्पर्श करते हुए झटके से सिर पर गिर जाए। टन! इसलिए मैं डंडा साथ लाया हूँ ताकि दूर से ही घंटा बजा दूँ। हे भगवान, ये घंटा तो सचमुच गिर गया। अगर मैं उसके नीचे होता तो मेरा राम नाम सत्य हो चुका होता। अगर मैंने बाकी की सलाह पर अमल ना किया होता तो आज इस घंटे के नीचे मेरी लाश पड़ी होती। अरे, ये घंटा तो सचमुच गिर गया। मैंने तो इसे डराने के लिए यूं ही कह दिया था। अब मैं अपने हाथों के दस्ताने चढ़ा लेता हूँ, क्योंकि बाकी ने कहा था कि हो सकता है जब मैं नोकिया देवी की अर्चना के लिए फूलों के ढेर से फूल उठाऊं तो कोई भयानक विषधर मुझे डस ले। हे प्रभु, ये तो बहुत ही भयानक विषधर है। अगर मैंने दस्ताने ना पहने होते तो। हाय, सर्प भी निकल आया। इसका मतलब किसी ने महामंत्री को मारने के लिए षड्यंत्र रचा है, और अपने दो षड्यंत्र असफल होने के बाद वो बौखलाकर सीधा हमला करेगा। ओ नहीं, बचिए महामंत्री। उफ, रुक जा टोस्ट। बस बाकेलाल, तेरा खेल खत्म। अब तू मेरे चंगुल से नहीं बच सकता। उफ, ये क्या कर रहे हो? छोड़ मुझे, वो भाग जाएगा। एक और चाल, पर अब तू बचकर भाग नहीं पाएगा। सेनापति बाकेलाल को छोड़ो। परंतु महाराज, इसने आपके प्राण लेने का प्रयास किया। इसने मेरे प्राण बचाए मूर्ख। वो देखो, किसी ने मुझे मारने के लिए तीर छोड़ा था। अगर सही वक्त पर बाकेला मुझ पर छलांग न लगाता तो मेरे प्राण निकल जाते। उफ सेनापति, तुम्हारे चक्कर में राजा मार भी हाथ से निकल गया। ओ! महल पहुंचकर एक दिन राजा का कार्यभार संभाल कर मुझे यकीन हो गया कि मैं इस राजपद के योग्य नहीं हूँ, इसलिए मैं अपना नाम वापस लेता हूँ। जान बची तो लाखों पाए। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मेरी आने वाली पीढ़ियों की तौबा जो मैं दोबारा राजा बनने की सोचूं। कौन है ये राजा मार, और क्यों पड़ा है राजा की जान के पीछे? बेटा बाके, तुझे जल्दी से जल्दी इस राजा मार से निपटना होगा, क्योंकि आखिरकार राजा तो तुझे ही बनना है। इस बार तो तू मेरे हाथों से बच गया बाकेलाल, पर अगली बार नहीं बचेगा। मुझे पता है ये सारा चक्कर तेरा ही है। बस सिर्फ एक प्रमाण मेरे हाथ लग जाए। बोलो, लौट के बुद्धू घर को आए महाराज महामंत्री धर्म सिंह की जय। चलो भाई, महामंत्री जी ने तो हथियार डाल दिए, अब अगला कौन? ये बात तो बाकेलाल जी ही बताएंगे। तो फिर बता दो बाकेलाल, कल राजा कौन होगा? अगला राजा होगा प्रधान मंत्री जुगाड़ सिंह। बोलो, मिर्च में लाल मिट्टी, दाल में कंकड़, जुगाड़ सिंह जुगाड़ करे तनकर। जुगाड़ सिंह एक संख्या का कमीना, मक्कार और 420 है। महामंत्री पर चले दाव इस पर नहीं चलेंगे। इसके लिए कोई और ही तरकीब सोचनी होगी। बाकी प्रधानमंत्री जुगाड़ सिंह को राज सिंहासन तो उतारने का जुगाड़ सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ जुगाड़ सिंह बिना किसी जुगाड़ के राजा बनने की खुशी में बावला हुआ जा रहा था। ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। अब तक अपने करामाती जुगाड़ से मैंने छोटे मोटे घपले किए थे, पर आज मुझे एक स्वर्णिम मौका मिला है। एक दिन में ही ऐसा घोटाला करूंगा कि 7 पुश्तों का भला हो जाएगा। इससे पहले की खुशी में बावला जुगाड़ सिंह अपनी और पोल पट्टी खोल पाता। साए साए, अरे ये क्या? ये तो कोई संदेश है। क्या लिखा होगा इसमें? हमें पता है कि प्रबंध के नाम पर तू किस तरह राजकोष के धन का दुरुपयोग करता है। अगर कल तूने राजपथ के लिए अपना नाम वापस नहीं लिया तो तेरा भांडा सबके सामने फोड़ देंगे। तुम्हारा शुभ चिंतक
किसका पत्र पढ़ रहे हो प्रबंध मंत्री? कौन? बाकीलाल? किसी का पत्र नहीं? तुम यहाँ कैसे? हकलाना बंद करो, ये पत्र मुझे दो। जबरन पत्र पढ़ने के बाद। ओह, तो ये है तुम्हारा असली रूप? नहीं बाकीलाल, ये झूठ है, ये कोई षड्यंत्र है मेरे खिलाफ। तुम्हारे खिलाफ कौन षड्यंत्र करेगा? पता नहीं, होगा कोई जो नहीं चाहता कि मैं राजा बनूं। मुझे लगता है ये कोई तुम्हारा बहुत करीबी है। तुम्हारे विभाग का ही कोई शख्स जो राजपद की दौड़ में शामिल है। मेरे विभाग से तो मुख्यतः खान पान मंत्री, कपड़ा मंत्री, सफाई मंत्री और अस्तबल मंत्री जुड़े हैं। इन चारों में से ही किसी ने ये षड्यंत्र किया हो सकता है, या फिर चारों ने मिलकर। अब मैं क्या करूं बाकीलाल? इससे पहले कि वो तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चलें, तुम उनके खिलाफ चाल चल दो। वो कैसे? और फिर उसी रात। क्या बात है सैनिक? आपके खिलाफ कालाबाजारी और घोटाले का आरोप है। आपको हिरासत में लिया जाता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम सैनिक? मेरे चरित्र मेरे द्वारा बनाए गए कपड़ों की तरह बेदाग हैं। आपको जो कुछ भी कहना है कल राज दरबार में कहिएगा। किसके आदेश पर मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है? हमारे होने वाले महाराज जुगाड़ सिंह के आदेश पर। तुम लोग भी? हाँ अस्तबल मंत्री, ये सब उस कमीने जुगाड़ सिंह की चाल है। वो हमें राजपद की दावेदारी से हटाना चाहता है ताकि खुद राजा बना रह सके। बड़ी चालाकी से उसने हमें घोटाले में फंसा दिया ताकि ना हम राजा बन पाएं और ना ही उसे रोकने के लिए कुछ कर पाएं। मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। कौन? बाकीलाल, तुम हमारी मदद करोगे? हाँ, मैं जानता हूँ तुम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। जुगाड़ सिंह को उसकी करनी का दंड मिलना चाहिए। पर तुम ऐसा करोगे कैसे? मैं नहीं, तुम लोग करोगे। तुम सभी कल प्रातः दरबार में उसकी पोल खोलोगे, वो भी पूरे साक्ष्य और प्रमाणों के साथ। परंतु ऐसा करने पर हमारी भी पोल खुल जाएगी बाकीलाल। आखिर सारी मलाई हम आपस में बांट कर ही तो खाते थे। उसकी चिंता मत करो। तुम लोगों का न्याय मंत्री अन्याय सिंह करेंगे, जो तुम्हारे पुराने मित्र हैं। वो तुम्हें सरकारी गवाह बना लेंगे। बात तो आप सही कह रहे हो। ठीक है, हम सब तैयार हैं। क्यों साथियों? हाँ, हम सब तैयार हैं। बहुत अच्छे। मैं अभी महामंत्री के पास जाकर उनको सब कुछ बताता हूँ। ये दाव भी बिल्कुल सही पड़ा है। जब से मोटा गया है, मेरा एक भी षड्यंत्र सफल नहीं हुआ। लगता है मेरे जीवन की सबसे बड़ी पनौती वही था। अब कल दरबार में मजा आएगा। दूसरी तरफ एक अज्ञात स्थान पर क्या राजा बच गया? पर कैसे? बाकीलाल की वजह से। लगता है उसने पहले से ही धर्म सिंह को आगाह कर दिया था, इसलिए वो घंटे से भी बच गया और सबसे भी। तब मैंने उसे तीर से मार डालना चाहा, पर बाकीलाल ने उसे फिर बचा लिया। कमीना वहीं छुपा बैठा था। बाकीलाल बाकीलाल बाकीलाल, परेशान कर रखा है इस नाम ने मुझे। हर बार मेरी मलाई पर मुंह मारने चला आता है कमबख्त। आप कहें तो पहले इस बाकी को ही। नहीं, इतनी आसानी से नहीं। उसे मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा, क्योंकि उसकी वजह से ही। नहीं, इतनी आसानी से रहस्य नहीं खोलूंगा। अगला राजा कौन है बे? उसकी मौत का इंतज़ाम भी करना है। अगले दिन राज दरबार में। प्रधान मंत्री जुगाड़ सिंह, तुम्हारे खिलाफ जो आरोप लगाए गए क्या वो सच है? बिल्कुल नहीं हुजूर, ये सब झूठ बोल रहे हैं ताकि मैं राजपद के लिए अयोग्य साबित हो जाऊं। झूठे! हमें फंसाकर खुद राजा बनने की चाल चलता है। तेरी वजह से मैं सारी रात कारागार में बितानी पड़ी। इसकी बात का यकीन ना करना महामंत्री जी, एक संख्या का हरामखोर है ये। इसे तो सूली से लटका दो। इनका फैसला तो अब न्याय मंत्री ही करेंगे, लेकिन तब तक इन सभी को राजपद के लिए अयोग्य करार दिया जाता है। नहीं। हाँ, परंतु अब समस्या ये है कि आज सिंहासन पर कौन बैठेगा? कोई भी नहीं। राज्य का शुभ समय निकल चुका है। अब जो भी होगा कल होगा, और मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार रहूंगा। अगले दिन पर्ची में नाम निकला शकुन अपशकुन मंत्री का, परंतु आज का दिन शकुन अपशकुन मंत्री के लिए अपशकुन से भरा था। उफ, ये क्या! सुबह सुबह कौवे ने पीट कर दी। और ये क्या! काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। बिल्ली ने रास्ता नहीं काटा बेटा, बल्कि मैंने ही बिल्ली से रास्ता कटवाया। और वो कौवा भी मैंने ही उड़ाया था। बीट भी मैंने ही फेंकी थी। ओह, ये क्या! पीठ पर चप्पली गिर गई। ये तो घनघोर अपशकुन है। क्या बात है महाराज शंकित सिंह जी? मेरे साथ अपशकुन पे अपशकुन हो रहे हैं बाकीलाल। फिर तो आपको फौरन अपशकुन को काटने के लिए उपाय करना चाहिए। आखिर आज आपको राजगद्दी पर बैठना है। भगवान ना करे कहीं कोई अनहोनी हो गई तो। मैं भी इसलिए परेशान हूँ बाकीलाल, क्योंकि जब तक अपशकुन कट नहीं जाते तब तक मैं सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। कोई नया वस्त्र नहीं पहन सकता, कुछ बोल नहीं सकता, और साथ ही मुझे अन्य क्रियाएं भी करनी होंगी, जिसके बारे में मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकता। मैं सब जानता हूँ बेटा शंकित सिंह।
कैसे कैसे अपशकुन नामक पुस्तिका का गहन अध्ययन करने के बाद ही तो मैंने यह योजना बनाई थी। कोई बात नहीं महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप दरबार पहुंचो, क्या पता जो हो रहा है वो आपके हित के लिए हो रहा हो। ठीक है बाकीलाल, तुम चलो, मैं शौच आदि से निवृत्त हो लूँ, क्योंकि अपशकुन काटने की प्रक्रिया उसके बाद ही शुरू हो पाएगी। थोड़ी देर बाद राज दरबार में बोलो शकुन को भी अपशकुन बनाकर पेश करने वाले महाराज शंकित सिंह की। हा 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 हा। ओ जी महाराज, आप कच्चा बनियान में आ गए जी। अगर वस्त्र नहीं थे तो मुझे बोला होता जी, मैं ला देता जी। आप मुझे घूर क्यों रहे हो जी? क्योंकि अपशकुन काटने की पहली प्रक्रिया है घूरना। ओ मारा क्यों जी? चटाक। क्योंकि घूरने के बाद अगली प्रक्रिया है पीटना। आप मेरे पास क्यों आए हो महाराज? क्योंकि पीटने के बाद अगली प्रक्रिया है छेड़ना। साले बुड्ढे ठरकी, खोजा को छेड़ता है? तुम सब साले एक जैसे हो। पहले वो कमीना आरती मंत्री होली के बहाने मेरे स्नानागार में घुसाया, आ और अब तूने सबके सामने मेरी पुच्ची दी। राजा बन गया तो क्या समझता है खोजा कुछ नहीं कहेगा? तेरी तो मैं ये केले केले। हाय। और फिर जब काफी समझाने पर खोजा के क्रोध का ज्वालामुखी शांत हुआ तब, छी छी महाराज, आपने विशालगढ़ का नाम पूरी मिट्टी में मिला दिया। छेड़ने के लिए एक खोजा ही मिला था क्या आपको? और कपड़े नहीं थे तो मुझे कहलवा दिया होता, मैं भिजवा देता राशि वस्त्र। बस करो आप लोग, महाराज ने जो कुछ भी किया वो करना उनकी मजबूरी थी। अब बेकार की बहस ना करें और राज दरबार की कार्रवाई आरंभ होने दें। बाकेलाल ठीक कह रहा है महाराज, आप सिंहासन पर पधारें। क्या बात है महाराज, आप सिंहासन पर क्यों नहीं बैठते? और आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? लगता है खोजा की पिटाई से महाराज की बैठक में कोई समस्या आ गई है। हाँ, आप ऐसे ही कार्रवाई शुरू करें। पर कार्रवाई शुरू क्या करें, आज शनिवार है, याद है ना? आज अंगना जी का नृत्य संगीत का कार्यक्रम है। परंतु वो अब तक आई क्यों नहीं? ओ जी मैं बताता हूँ जी। ओ जी, अंगना जी आई थी पर खोजा का दुखड़ा सुनकर वापस चली गई जी। जाते जाते कह गई कि जिस दरबार में खोजा की इज्जत सुरक्षित नहीं, वहां वो नृत्य नहीं करेंगी। पीड़ा गर्क, सत्यानाश, हो गई छुट्टी। तो फिर हम सब चलते हैं महाराज, मुझे ज़रूरी काम याद आ गया। हमें भी चलिए महाराज, हम भी चलते हैं, यहाँ रोकने का कोई फायदा नहीं है। तभी भड़ाम! ये क्या? हे भगवान, किसी ने राज सिंहासन के अंदर विस्फोट लगा रखे थे। यह काम जरूर राजा मार का होगा। अगर आज मैं उस सिंहासन के ऊपर बैठा होता तो आज यहाँ मेरी लाश पड़ी होती। बाकी सही कहता था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भाड़ में गया राज सिंहासन। बेटा शंकर सिंह, तू बिना राजा बने ही अच्छा है। ये राजा मार तो गंभीर समस्या बनता जा रहा है। उसकी पहुंच महल के अंदर तक है। सेनापति को सीमा से बुलाना होगा। मैं अपना नाम वापस लेता हूँ महामंत्री जी, मैं इस पद के योग्य नहीं। कहीं अज्ञात स्थान पर फिर बच गया। तू राजा मार है या घसियारा? एक शिकार तक खत्म नहीं कर पाया तू। मेरे मौत के जाल में कोई कमी नहीं थी श्रीमान भंगार। सिंहासन में विस्फोट हुआ था, पर अगर कोई उस पर बैठे ही ना तो मैं भी क्या कर सकता हूँ? ये ज़रूर उस कमीने बांके की कोई चाल होगी। पिछली बार की उसकी वजह से प्रबंध मंत्री के राजा बनने पिछली बार भी उसकी वजह से प्रबंध मंत्री के राजा बनने पर हम कुछ नहीं कर पाए, और इस बार अब तो हद ही हो गई। मैं चाहता तो ये था कि बाकी की मौत सबसे अंत में हो, पर अगर इसने अपनी मौत चुनी ली है तो क्या किया जा सकता है। राजा मार, बाकीलाल के लिए मौत का जाल तैयार करो। अब बाकी का शिकार मैं खुद करूँगा। दूसरी तरफ बाकीलाल ने मुझे सीमा पर भिजवा दिया ताकि वो आराम से अपनी कुत्सित योजना को अंजाम दे सके, और तुम मूर्ख एक दूसरे की पोल पट्टी खोलकर उसी योजना को सफल बनाते रहे। गलती इसकी है सेनापति जी, इसने राजा बनने के लालच में हमें फंसाकर कारागार भिजवाया। और तुम लोगों ने जो संदेश भेजकर मेरी पोल पट्टी खोलने की धमकी दी, उसका क्या? सफ़ेद झूठ, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चुप हो जाओ, ये सब तुमको आपस में भिड़वाने की बाकीलाल की चाल थी, ताकि तुम सब राजपथ के लिए अयोग्य साबित हो जाओ। इसका मतलब हम सबको बाकीलाल ने मूर्ख बनाया। परंतु अब हम क्या करें सेनापति जी? हर बार हमें घोटालों में फंसने से आप ही बचाते हो, इस बार भी कुछ चक्कर चलाओ। फिलहाल तो तुम लोग एक दूसरे पर लगाए आरोप वापस ले लो। और रही बात बाकीलाल की, तो उस पर अब 24 घंटे मेरी निगाहें हैं। उसने एक भी गलती करी और वो मेरे पंजे में आया। अब तो लगभग सारे प्रतियोगी परखे जा चुके हैं, सिर्फ नारा मंत्री बचा है। उसका नारा तो मैं पलक झपकते ही काट दूंगा। अब तो तेरा राजा बनना तय है बेटा बाके। परंतु इस राजा माल का कोई हल समझ में नहीं आ रहा है। बाकेलाल जी। बलराम? बलराम नहीं, गुप्तचर बलराम। 008 आपके लिए खबर लाया हूँ। राजा को मारने वाले राजा मार का पता चल गया है। वो पुरानी नगरी में भवन संख्या 336 में छुपा बैठा है। तू सच कह रहा है? कहीं पिछली बार की तरह ये खबर झूठी तो नहीं है? क्या बात कह दी बाकीलाल जी, गुप्तचर बलराम 008 की क्षमताओं पर संदेह? पिछली बार भी तूने यही कहा था, जब राज नर्तकी अंगना तेड़ावत जी का अपहरण हो गया था
और तूने मुझे जिस स्थान का पता बताया था, जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ मुझे अंगना जी नहीं मिली, बल्कि लड़ाकू बौने मिले, जिन्होंने मिलकर मेरी बीन बजा दी थी। आज भी जब वो घटना याद करता हूँ तो दुखता है। बाकेलाल की लड़ाकू बौने से हुई टक्कर के बारे में जानने के लिए बाके की किसी आगामी कॉमिक्स का इंतजार करें। धन्यवाद। गुप्तचर बलराम की खबर कभी गलत नहीं होती। मेरी सूचना सही थी, आप पहुंचे देर से थे, और अभी भी अगर आप जल्दी ना गए तो वो हाथ से निकल जाएगा। और हाँ, छुप छुपा कर अकेले जाना, वरना वो हाथ नहीं आएगा। ठीक है, मैं जाता हूँ, परंतु अगर ये सूचना गलत हुई तो तुझे पाव भाजी बनाने से मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। बाके के जाने के बाद शाबाश बलराम, अब वो पुरानी नगरी जाएगा और हमारे नकली राजा मार के सामने सब कुछ बक देगा और हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। गुप्तचर बलराम 008 से मुद्राओं के लिए काम करता है। चलो, अब हमें भी बाकेलाल के पीछे जाना चाहिए, उसे रंगे हाथों गिरफ्तार भी तो करना है। पुरानी नगरी कभी विशालगढ़ की राजधानी हुआ करती थी, परंतु भयंकर भूकंप के बाद इस स्थान पर सिर्फ खंडर ही खंडर रह गए। इस राजा मार ने भी छुपने के लिए अच्छी जगह ढूंढी है। ये स्वामी मुझे किस भूतिया नगर में ले आए? यहाँ मानव तो दूर, कोई पशु या पक्षी तक नजर नहीं आ रहा है। मुझे चेतक को यहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आगे का रास्ता मुझे छुप से छुपाते जाना है। एक बार फिर सोच लो स्वामी, जमाना खराब है। चुपचाप यहीं बता रहे, मैं फौरन राजा मार का आम का अचार बनाकर वापस आता हूँ। जाओ फिर, तुम्हारे जैसा पंगेबाज बिना पंगे किया काम आनता है। ये रहा भवन संख्या 336। इसी के अंदर छुपा बैठा होगा वो कमबख्त, परंतु द्वार से अंदर जाना सुरक्षित नहीं होगा। यह टूटी खिड़की सही रहेगी। चढ़ बेटा बाके, जितना चढ़ना है चढ़ ले, पर गिरेगा तू आज मेरे पैरों पर। चमचा सिंह, नकली राजा मार तो अंदर पहुंच चुका होगा ना? हाँ हुजूर, तब तक तो वो अंदर पहुंच चुका होगा। अब तक तो वो अंदर पहुंच चुका होगा। तो चलो, हम भी अंदर प्रवेश करते हैं, परंतु खिड़की से नहीं, बल्कि दरवाजे से। परंतु दरवाजे के अंदर कदम रखते ही आई, अंदर तो मैं पहुंच गया, पर यहाँ तो गुप अंधेरा है, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मर गया, आए आसमान गिरा। सेनापति, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो हम तुम्हारा पीछा कर रहे थे। पीछा? इसका मतलब तुमको पता था कि मैं यहाँ राजा मार को ढूंढने आया हूँ? दरअसल वो सूचना हमने ही भिजवाई थी। तुमने भिजवाई थी? पर क्यों? हमें शक था कि राजा मार तुम्हारा ही आदमी है, और अगर तुम्हारे सामने नकली राजा मार आएगा तो तुम उसके सामने अपनी सारी योजना कबूल कर लोगे और हम तुमको रंगे हाथ गिरफ्तार कर लेंगे। मुझे बचा लो बाकीलाल, मैं मरना नहीं चाहता। अबे लानती, अगर राजा मार तेरा आदमी है तो उसने हमें मौत के जाल में क्यों फंसाया? ये राज मैं तुझे बताता हूँ बाकीलाल, क्योंकि तुझे मौत के जाल में फंसाने वाला राजा मार असली है। नकली राजा मार को तो मैं कब का ऊपर पहुंचा चुका हूँ। परंतु तुम्हारी हमसे क्या शत्रुता है? तुम हमारे प्राण क्यों लेना चाहते हो? मेरी तुम लोगों से कोई शत्रुता नहीं है, मैं तो किराए का कातिल हूँ। तुम्हारे प्राण लेना चाहते हैं महाराज, सॉरी महान भंगार। उत्तरी ग्रैंड मास्टर रोबो का लुक। अब ये साला भंगार कौन है? हसमुख के, सॉरी, मैं हूँ महान भंगार। पहले जीता जागता इंसान था, पर आज भंगार बन गया, और मेरी इस हालत का जिम्मेदार तू है बाकेलाल। मैं? पर मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। ध्यान से देख मुझे बाकेलाल, मैं हूँ हसमुख, महाराज विक्रम सिंह का भूतपूर्व सलाहकार। हाँ, हसमुख। हसमुख के बारे में जानने के लिए पढ़े कर बुरा हो भला और लाश की तलाश। परंतु तुम तो महल के अंदर दबकर मर गए थे। करीब करीब मर ही गया था, पर मेरे चेलों बड़के और छुटके ने मुझे बचा लिया। मैं बहुत ज़्यादा घायल था। बड़के और छुटके मुझे शल्य चिकित्साचार्य के पास ले गए। उन्होंने मेरे क्षतिग्रस्त अंगों की जगह ये धातु के यांत्रिक अंग लगा दिए। मुझे होश में आने में 6 महीने लग गए, और जब मुझे होश आया तब तक तुम विक्रम सिंह के प्रमुख सलाहकार और चहेते बन चुके थे। मैं तो तुम्हें तभी मार देना चाहता था, पर बड़के छुटके ने मुझे रोक लिया, क्योंकि तब हम कमज़ोर थे। फिर हमने विशालगढ़ के शत्रुओं से हाथ मिला लिया और अपनी गुप्त सेना बनाई। पुरानी नगरी जो भूकंप के कारण तबाह हो गई थी, उसे अपना मुख्य अड्डा बनाया, और आज संयोग देखो तुम लोग खुद ही मरने के लिए यहाँ आ गए। सिर उठाकर देखो, तुम्हारी मौत तुम्हारे सिरों पर लटक रही है। कुछ करो बाके लाल, वरना ये हमारी चटनी बना देगा। अगर आज तुमने मुझे बचा लिया तो मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद कभी तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचूंगा। हे प्रभु, कहाँ फंसा दिया! ना तो बचने का कोई रास्ता है और ना ही निकलने की कोई तरकीब। अब मैं ये पत्थर गिराकर तुझे उसी तरह कुचलवा के मारूंगा जैसे कि तूने मुझे मरवाने की कोशिश की थी। हा हा हा। अलविदा बाकीलाल। ऐसे कैसे अलविदा? मेरे स्वामी का हित करने वाला था, अब इसके नीचे मरेगा तू। चेतक, आ! जल्दी से ये रस्सी पकड़कर ऊपर चले आओ स्वामी। शाबाश चेतक,
दिल खुश कर देता। चेतक आज हमारे लिए अवतार बनकर आया है। और फिर स्थिति पलटते ही बाकी शेर हो गया। क्यों बे भंगार, बड़ा उछल दिया था। तूने क्या सोचा मैं बिना किसी तैयारी के तेरे मौत के जाल में फंसने आ जाऊंगा? मैंने ऐसी किसी आपात स्थिति के लिए पहले से ही चेतक को तैयार रहने को कहा था। झूठे स्वामी, मरने से तुमको मैंने बचाया और सारा श्रेय खुद ले रहे हो। तू क्या ताकत में? तुम्हें भी, तू और तेरे साथी फंस गए हैं मौत के जाल में। अब बोल हंसमुख, गिराऊं पत्थर? बाकीलाल, हम हैं। अब मैं हंसमुख नहीं, भंगार हूँ। और भंगार के सामने छोटे मोटे पत्थर कोई मायने नहीं रखते। नमूना देखना चाहता है तो ये ले। भा ऊ छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। घर भा भा। रुक जाइए भंगार महान, ये भवन कमजोर है। कहीं आपके घातक हमलों से भवन ही ना धस जाए। इस भवन से जल्दी निकलो स्वामी, वरना यहीं हमारी जीवित समाधि बन जाएगी। ये आदमी तो पागल हो गया है, कमबख्त का मारा भावुक हो गया है। उनके बाहर निकलने के साथ ही भवन तो पूरा धस गया। भंगार और उसके साथियों का क्या हुआ होगा? पता नहीं। सैनिक बुलवाकर महल को खुदवाना पड़ेगा। खुदाई के बाद हमें राजा मारो बड़कू छोटी की लाश तो मिल गई, पर भंगार इसमें नहीं मिला। इसका मतलब वो बचकर निकल गया होगा। फिलहाल वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है और राजा मार का खतरा भी टल चुका है। परंतु अब हमारे सामने वही सवाल दोबारा खड़ा हो गया है कि कौन बनेगा विशालगढ़ का अगला राजा। इसका फैसला तो हो गया। बाकीलाल जी ने अपनी बुद्धि, बल और वीरता से राजा मार का आतंक समाप्त किया। यही बन सकते हैं विशालगढ़ के नए राजा। हाँ हाँ, बाकीलाल जी बनेंगे राजा। वाह महामंत्री जी, बहुत अच्छे। अगर बाकीलाल को ही राजा बनाना था तो यह प्रतियोगिता करवाई क्यों? तुम कहना क्या चाहते हो नारा मंत्री? यही कि राजपद पर मेरा अधिकार है, क्योंकि ना तो मुझे राजपद के अयोग्य करार दिया गया और ना ही मैंने राजपद छोड़ने की घोषणा की। फिर बाकीलाल को राजा कैसे बनाया जा सकता है? उफ, भंगार के चक्कर में इसका इंतजाम करना भूल गया और अब एकमात्र सफल प्रतियोगी होने के कारण ये चौड़ा हो रहा है। नारा मंत्री सही कह रहा है। नारा मंत्री को राजा बनाओ, वरना हमें राजा बनाओ। मनमानी नहीं चलेगी। मौका देख ये भी चौका मारने आ गए, क्योंकि मैंने इनको अयोग्य करार दिलवाया था। नारा मंत्री तो ठीक से नारा भी नहीं लगा सकता। राज्य क्या खाक चलाएगा? राजा बाकीलाल ही बनेगा, वरना खून खराब हो जाएगा। ये सब मंत्री भ्रष्ट हैं। बाकी राज्य का सच्चा हिदायती है। आय हाय, सही कहा। हमारा राजा कैसा हो? बलमा बाकी जैसा हो। शांत हो जाओ सबके सब। ये दरबार है, अखाड़ा नहीं। बाकीलाल और नारा मंत्री में राजा कौन बनेगा, अब यह फैसला मंत्रियों के द्वारा मतदान से होगा। मर गए। अधिकतर मंत्री मुझसे मनी मन जलते हैं। उन लोगों ने अगर मतदान किया तो मेरी हार तय है। सोच बाके को सोच। ठहरो, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं तो राज सिंहासन का एक अदना सेवक हूँ। मैं राजा नहीं बन सकता। राजा नारा मंत्री को ही बनने दो। परंतु राजा बनने से पहले मैं नारा मंत्री के कान में कुछ राजनीति के गुर बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, ऐसा क्या? आज बाकीलाल जी ने मुझे जो राजनीति के गुर सिखाए उसे सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मेरा मतलब मेरे अंदर सत्य का प्रकाश जागृत हो गया और अब मुझे ज्ञात हो गया कि राजनीति के खेल में मैं भी एक अबोध बालक हूँ। इसलिए मैं राजपद छोड़ने की घोषणा करता हूँ। बाकीलाल जी से विनती करता हूँ कि वो राजपद ग्रहण करके हमें कृतार्थ करें। मगर अब मान भी जाओ बाकीलाल। हाँ हाँ, मान भी जाओ। अब आप सब इतना जोर दे रहे हैं तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अब इसकी आवश्यकता नहीं है। हम वापस आ गए हैं। महाराज, आप? मोटा इतनी जल्दी वापस आ गया? महाराज, आप इतनी जल्दी जिंदा वापस कैसे आ गए? हमारे पुत्र मोहक के कारण। जब उसे पता चला कि यम चालीसा का पाठ 40 सालों में पूरा होता है तो उसने झट से ऋषि जल्दी पढ़ाऊचारों को ढूंढकर हमारे सामने खड़ा कर दिया और उन्होंने 40 वर्ष का पाठ केवल 40 दिनों में पूरा करवा दिया। वाह मोहक बेटे, तुमने तो कमाल कर दिया। मेरी सारी योजना मिट्टी में मिला दी कमबख्त। आपको भला दुखी कैसे देख सकता था बाकी चाचा? एक बात बताओ नारा मंत्री, बाकी ने तुम्हारे कान में ऐसा क्या कहा कि तुमने हाथ आई गद्दी ठुकरा दी? उन्होंने बस यही कहा था कि अगर मैंने चुपचाप गद्दी छोड़कर उनको राजपद के योग्य करार ना दिया तो वे सबको बता देंगे कि रानी और उनकी सखियों के नृत्य कार्यक्रम में खोजा बनकर जाने और वहाँ की दासियों को छेड़कर पिटने वाला मानव मैं ही था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बांकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स बैल बुद्धि में। तब तक के लिए धन्यवाद।